वेलकम स्टूडेंट्स। आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। और एक और वीडियो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से जुड़ा हुआ एक और वीडियो हम लोग लेकर आए हैं। आशा है आपने पहला पार्ट भी इसका जरूर देखा होगा और उन नियमों को देखकर फायदा उठाया होगा। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप उस पहले पार्ट को जरूर से देखिए और उसके बाद इस दूसरे पार्ट को आप देखें, जिससे कि आपको यह टॉपिक बहुत ही आसानी से, बहुत ही एकदम आसान से शब्दों में समझ में आ जाए और हम इस टॉपिक को पूरी अच्छी तरीके से कवर करने पाए। साथ ही साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आने वाले तमाम प्रकार के नोटिफिकेशंस मिलते रहें, आप इन वीडियोस को देखते रहें और बड़े ही आसान तरीके से अपने पढ़ाई को, अपनी स्टडी को आगे जारी रख सके। तो आइए स्टूडेंट्स, हम देखते हैं एक बार फिर से करेक्ट फॉर्म द वर्ब्स के इस सेकंड पार्ट को और बाकी बचे हुए नियमों को हम देखते हैं कि कैसे कुछ आसान सी ट्रिक्स से, आसान सी शब्दों को हम याद करके इस टॉपिक को पूरी तरह से समझ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम बढ़ते हैं अपने रूल नंबर 11 की तरफ से। और वहां पर लिखा है, जब दो वाक्य बिफोर से जुड़े हों, यहां पर हमें जो शब्द देखना है वह है बिफोर से जुड़े हों, तो हम पहले वाक्य में हैड प्लस V3 लगाएंगे और दूसरे वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाएगा। हाँ स्टूडेंट्स, यहां पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने स्क्रीन के ऊपर एक फॉर्मूला भी रखा गया है। बड़े ही आसान तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। यहां हम देखते हैं कि बिफोर से पहले वाला वाक्य जो है उसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है और बिफोर के बाद जो है वहां हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म रखी है। अब आप देखिए स्टूडेंट्स कि यदि हमारा वाक्य साधारण है, बिफोर के बाद यदि वाक्य साधारण है तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, और यदि बिफोर के बाद दिया गया वाक्य नेगेटिव है तो हम डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और दिए गए वाक्य में यदि नॉट है तो उस नॉट को भी हम वाक्य में यूज करेंगे। तो देखिए, पहला यहां पर जो हम एग्जाम्पल देखते हैं वह लिखा है, यू हैड टोल्ड हिम द स्टोरी बिफोर आई रीच देयर। तो हमने देखा ये वाक्य बिफोर से जुड़ा है, इसमें जो कीवर्ड है वह बिफोर दिया गया है, बिफोर से ये वाक्य जोड़ा गया है और पहले वाक्य में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इट मींस हमें दूसरे वाले वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म भरनी है, क्योंकि ये वाक्य एक साधारण वाक्य यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो रीच की हम सेकंड फॉर्म यहां पर भरेंगे, रीच्ड, REACHED, सेकंड फॉर्म हम लोग यहां पर भर देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दूसरे वाक्य में हम क्या समझते हैं। यहां पर आप देखिए लिखा है, हर फादर बाय ए बुक बिफोर कोमल रिक्वेस्टेड हिम। अब हम यहां पर देखते हैं कि हमारे वाक्य के अंदर बिफोर से पहले ब्लैंक दिया गया है और दिए गए फॉर्मूले के अनुसार हमें यहां पर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। यहां पर बाय दिया गया है और बाय की थर्ड फॉर्म हम जानते हैं कि बॉट होती है, BOUGHT, बॉट। इस प्रकार से हमारा यह वाक्य पूरा बन गया, क्योंकि बिफोर के बाद में आप यहां देख सकते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई है। आपसे कभी भी एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछे जाते जहां पर कीवर्ड से पहले और कीवर्ड के बाद दोनों में ब्लैंक दे दिया जाए। वह एक ब्लैंक देगा और अगला ब्लैंक आपको उस के अनुसार भरना होगा, नियम के अनुसार में आपको भरना होगा। तो स्टूडेंट्स, देखा आपने कि किस प्रकार से बिफोर का नियम हम लोग जानते हैं। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले नियम में, अगला नियम हमें क्या समझा रहा है। हम यहां पर देखते हैं, यहां पर लिखा है, देखिए, जब दो वाक्य आफ्टर से जुड़े हों, इस बार हमारे वाक्य में कीवर्ड आफ्टर दिया गया होगा और उससे दो वाक्य जुड़े होंगे। पहले वाक्य में हमें
वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है यदि वाक्य साधारण है, और यदि वाक्य नेगेटिव है तो हम, जैसा कि आप ब्रैकेट में देख सकते हैं, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, और दूसरे वाक्य में यानी आफ्टर के बाद वाले वाक्य में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। यदि इस वाक्य में यानी कि आफ्टर के बाद वाले वाक्य में नॉट आ जाता है तो इससे वाक्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हम हैड के साथ में ही नॉट का यूज करेंगे। जैसा कि हम अब पहले सेंटेंस को इसके इस फॉर्मूले के अनुसार हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं यहां पर जो दिया गया वाक्य है उसमें आफ्टर कीवर्ड है और जो ब्लैंक है, रिक्त स्थान है, वह आफ्टर से पहले दे दिया गया है। तो हम फॉर्मूले को रीड करते हैं, हम फॉर्मूले को पढ़ते हैं और देखते हैं कि नेगेटिव होने पर, जैसा कि आप देख सकते हैं, नेगेटिव होने पर हम यहां पर डिड लगाएंगे। ये हमारा वाक्य नेगेटिव है क्योंकि ब्रैकेट में नॉट आया है। नॉट को अब हम लोग बाहर निकालेंगे और इसे यहां प्लेस करेंगे, यहां पर रख देंगे और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो ये वर्ब की हम लोगों ने फर्स्ट फॉर्म लगा दी। इस प्रकार से हमारा यह वाक्य कंप्लीट हो जाता है। आइए स्टूडेंट्स दूसरा वाक्य देखते हैं जहां पर ब्लैंक जो है वह आफ्टर के बाद दिया गया है, यानी कि अब हमें फॉर्मूले में आफ्टर के बाद की हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। तो जब हम वाक्य के ऊपर फोकस करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आफ्टर के बाद हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो हमने यहां पर लिखा है हैड, साथ में वाक्य में देखिए ब्रैकेट में नॉट दिया गया है तो हम यहां पर नॉट लगाएंगे और साथ ही साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहां पर लैंड शब्द है और उसकी थर्ड फॉर्म होती है LENT, लैंट शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स इस छोटे से फॉर्मूले के द्वारा आप इस रूल को बड़े ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अगला रूल हम लोग देखते हैं। अगले रूल से हम क्या समझते हैं, हमें क्या समझ में आता है, आइए थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। यहां पर एक जब दिए गए वाक्य में बाय प्लस टाइम कीवर्ड है, हमारे सेंटेंस में बाय प्लस टाइम दिया गया होगा। जब बाय प्लस टाइम दिया गया हो तो रिक्त स्थान में विल हैव या शैल हैव, विल हैव या शैल हैव और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हम करेंगे। स्टूडेंट्स यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस है और इसमें बाय प्लस टाइम कीवर्ड है। अब ये टाइम से संबंध क्या है, आप टाइम से क्या समझते हैं? टाइम का अर्थ है घड़ी का समय, दिन का नाम, महीने का नाम या फिर कोई समय अवधि जिससे हमें यह पता लगता है कि यह एक प्रकार का समय है। तो यहां पर आप देखिए यहां लिखा है, पहला वाक्य जो हम लोग देखते हैं वहां लिखा है बाय द एंड ऑफ दिस वीक, यानी कि इस वीक के अंत होने पर, इस सप्ताह के समाप्त होने तक, आई लीव दिस कंट्री। यहां पर हम देखते हैं कि बाय प्लस टाइम दिया गया है और उसके बाद हम देखते हैं सब्जेक्ट के ऊपर। हमारा सब्जेक्ट जो है वह आई है। स्टूडेंट्स हम लोग पहले भी देख चुके हैं जब भी हमारे सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट आई या वी होगा तो हम वहां पर हमेशा शैल का यूज करेंगे। तो इस रूल के अनुसार हम लोग आई के साथ में शैल प्लस हैव का प्रयोग करेंगे और साथ ही साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो यहां पर लीव दे रखा है और लीव की थर्ड फॉर्म हम जानते हैं कि लेफ्ट होती है। तो इस प्रकार से हमारे वाक्य के अंदर हम ये ब्लैंक को, इस रिक्त स्थान को भरेंगे। अगला सेंटेंस जब हम देखते हैं तो ये हमें एक इंटरोगेटिव सेंटेंस देखने को मिलता है। शुरुआत में ब्लैंक है, एंड में क्वेश्चन मार्क है, तो यह एक इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य है और इसमें भी बाय प्लस टाइम जो है वह कीवर्ड दिया गया है। बाय प्लस टाइम ये कीवर्ड है। तो अब हम विचार करेंगे विल हैव या शैल हैव का।
विल हैव और शैल हैव सब्जेक्ट के अनुसार दिया जाएगा। हम यहां देखते हैं कि हमारा सब्जेक्ट द पेंटर है, इसलिए यहां पर हम विल हैव का प्रयोग करेंगे। लेकिन क्योंकि यह एक इंटेरोगेटिव वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है, इसलिए हम विल और हैव दोनों को अलग अलग कर देंगे। इस प्रकार के वाक्यों में इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, प्रश्नवाचक में यानी कि नेगेटिव यानी कि नकारात्मक में, और WH में हम इस प्रकार की सभी हेल्पिंग वर्ब को अलग कर देंगे जो कि दो शब्दों से मिलकर बनी है। अब हम वर्ब की यहां पर थर्ड फॉर्म लिखेंगे। पेंट की थर्ड फॉर्म पेंटेड, PAINTED, पेंटेड। और इस प्रकार से हमारे वाक्य का यह आंसर तैयार हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, देखा आपने किस प्रकार से इन कीवर्ड्स को याद रखकर हम बड़ी आसानी से इस रिक्त स्थान को भर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगले रूल को हम देखते हैं कि अगले रूल्स के हिसाब से हम रिक्त स्थान को किस प्रकार से भरेंगे। बड़ा आसान सा ये एक रूल है। देखिए लिखा है, जब वाक्य में हैड बेटर दिया गया हो, हैड बेटर दिया गया हो तो रिक्त स्थान में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। यहां पर आप देखिए हैड बेटर जो है वह अपने आप में एक हेल्पिंग वर्ब की तरह कार्य करता है। हैड बेटर के साथ हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और यही हमारा कीवर्ड भी है। तो हमने देखा पहला सेंटेंस हमारे पास में जो है वह कहता है शी हैड बेटर, ब्रैकेट में लिखता है टेक केयर ऑफ हर पेरेंट्स। तो हम लोग यहां पर हैड बेटर के होने के कारण से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। यहां पर हम लोग लिखेंगे टेक, क्योंकि ऑलरेडी ब्रैकेट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही दी जाती है। आइए दूसरा वाक्य देखते हैं। दूसरे वाक्य में लिखा है यू हैड बेटर वेयर अ मास्क। अब यहां पर भी हैड बेटर कीवर्ड की तरह कार्य कर रहा है, इसलिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं और एज इट इज वेयर को लिख देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और रूल नंबर 15 को हम देखते हैं, समझते हैं कि किस प्रकार से हम इसको सही प्रकार से रिक्त स्थान को भर सकते हैं। लिखा है, जब किसी वाक्य में मेन वर्ब से ठीक पहले कोई प्रीपोजिशन दी गई हो तो हमेशा V1 प्लस ING का प्रयोग करेंगे। स्टूडेंट्स यहां पर आप ध्यान दीजिए, बात आई है प्रीपोजिशंस की, तो हमें सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि यह प्रीपोजिशन क्या होती है। प्रीपोजिशन का अर्थ है ऐसे शब्द जो किसी वाक्य में वर्ब से पहले प्रयोग किए जाते हैं, जैसे इन, ऑन, अंडर, विद, टू, फॉर, सिंस। ये सारे शब्द प्रीपोजिशन है। यदि हम अपने वाक्य में इन प्रीपोजिशन में से किसी एक को भी मेन वर्ब से ठीक पहले यानी ब्लैंक से ठीक पहले पाते हैं और कोई सब्जेक्ट नहीं है, ना ही उसके आगे कोई नाउन या कोई प्रोनाउन है, तो हम हमेशा V1 प्लस ING लगाएंगे। इस प्रकार के वाक्यों में ना तो कोई हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, ना ही उसके साथ में कुछ और शब्द लगता है। देखिए हम लोग यहां देखते हैं, लिखा है शी गोज आउट आफ्टर, ब्रैकेट में लिखा है लॉक द डोर। देखिए यहां आफ्टर के बाद में कोई भी नाउन या प्रोनाउन यानी कि कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम इस रूल के अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म LOCK और साथ में ING का प्रयोग करेंगे, लॉकिंग द डोर। अब यहां आपको ध्यान रखना है कि यह रूल आफ्टर वाला रूल नहीं है। यदि आफ्टर के ठीक बाद कोई नाउन या प्रोनाउन दिया गया होता तब हम इसको यानी कि आफ्टर को पहले वाले रूल के अनुसार तय करते, लेकिन क्योंकि कोई सब्जेक्ट नहीं है इसलिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का प्रयोग करेंगे। ठीक इसी प्रकार से हम यहां देखते हैं कि हमारे वाक्य में बाय जो है वह प्रीपोजिशन है,
बाय के बाद आप देखिए ना तो कोई नाउन दिया गया है और ना ही कोई प्रोनाउन दिया गया है, इसलिए अब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शैल और साथ में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। तो ये इस प्रकार से बनेगा, बाय सेलिंग दिस कार आई शैल गेट 1,50,000 रुपीज। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये रूल समझ में आया होगा। और अब आप आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं, समझते हैं कि किस प्रकार से कुछ कीवर्ड्स के द्वारा हम अगले रूल को बड़े ही आसान तरीके से समझ सकते हैं। रूल कहता है, जब दिए गए वाक्य में सिंस फॉर प्लस टाइम, अब की बार हमारे पास कीवर्ड है सिंस या फॉर, उसके साथ में क्या दिया गया होगा, टाइम दिया गया होगा, तब रिक्त स्थान में हम हैज बीन, हैव बीन या हैव बीन का प्रयोग करेंगे और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं हैज बीन सिंगुलर के लिए यानी एक वचन के लिए और हैव बीन प्लूरल यानी कि बहुवचन के लिए हम प्रयोग करेंगे। आइए इस रूल के अकॉर्डिंग हम इन सेंटेंसेस को भरने की कोशिश करते हैं, समझते हैं। देखिए पहला वाक्य क्या कहता है, लिखा है शी कुक फूड इन द किचन फॉर 2 hours। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, यहां पर कीवर्ड जो है वह फॉर आया है, प्लस टाइम भी दे दिया गया है, फॉर प्लस टाइम। तो इसका अर्थ है कि हम अपने वाक्य में सब्जेक्ट के अनुसार हैज बीन या हैव बीन लगाएंगे। अब हम सब्जेक्ट को जब फोकस करते हैं, जब हम लोग सब्जेक्ट को देखते हैं तो हम पाते हैं कि वह सिंगुलर यानी कि एक वचन है, और एक वचन होने के कारण हम यहां पर लिखेंगे हैज बीन और साथ में वर्ब दे रखी है कुक, और इसमें नियम के अनुसार आईएनजी का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा आंसर बनेगा हैज बीन कुकिंग। ठीक है, नेक्स्ट एक और वाक्य हम देखते हैं, और दूसरा जो वाक्य दिया गया है वह है, देखिए इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य है, क्योंकि शुरुआत में ब्लैंक है और अंत में क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस प्रकार के वाक्य हमेशा इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक होते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे वाक्य में कीवर्ड सिंस आया है, साथ ही साथ मॉर्निंग शब्द आया है। मॉर्निंग शब्द भी टाइम को इंडिकेट करता है, टाइम को बताता है, इसलिए हम हैज बीन और हैव बीन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम जानते हैं हैज बीन और हैव बीन सब्जेक्ट के अनुसार लगाए जाएंगे, तो हम देखते हैं कि सब्जेक्ट जो हमारा दिया गया है इस वाक्य में वह प्लूरल है यानी कि बहुवचन है, और बहुवचन के साथ हम हैव बीन का प्रयोग करेंगे। तो हम यहां लिखेंगे हैव, और बीन को अब हम दूसरे ब्लैंक में लेकर आएंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी ऐसी हेल्पिंग वर्ब हो जो कि 2 टुकड़ों से मिलकर बनी होती है, उसे हम साधारण वाक्यों के अलावा सभी प्रकार के वाक्यों में अलग अलग कर देते हैं। तो इसीलिए मैं इस हेल्पिंग वर्ब को 2 टुकड़ों में यहां पर लिखता हूं। अब बात करेंगे मेन वर्ब की। यहां पर लिखा है पेंट, PAINT, और साथ में नियम के अनुसार ING का प्रयोग किया जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा आंसर बनेगा हैव दे बीन पेंटिंग द वॉल सिंस मॉर्निंग। आई होप आपको ये रूल समझ में आया है, और अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रूल नंबर 17 से हम क्या समझते हैं, हमें रूल नंबर 17 क्या समझाता है। स्टूडेंट्स ये रूल आपको बड़ा ही ध्यान देने की जरूरत है, आप ध्यान से इसे देखिए। बड़े आसान तरीके से मैं आपको यह पेसिव का रूल समझाने वाला हूं। हमें दिया गया है, जब दिया गया वाक्य पेसिव फॉर्म में हो तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और आवश्यकता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। सबसे पहले हमें इस बात को जानने की कोशिश करनी है कि क्या दिया गया वाक्य पेसिव है। ज्यादातर वाक्यों में हम देखने को पाते हैं, हमें देखने को मिलता है कि बाय के बाद में सब्जेक्ट दे दिया जाता, बाय के बाद में ऑब्जेक्ट दे दिया जाता है, जिससे हमें यह पता लगता है कि यह पेसिव है। लेकिन आप देख सकते हैं इन दोनों ही वाक्यों में
बाय के बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। तो मैं बड़ा आसान तरीका आपको आज बताता हूं कि किस प्रकार हमें पता लगेगा कि दिया गया वाक्य है पेसिव है। स्टूडेंट्स, यहां पर आप देखिए लिखा है दिस कार, जो सब्जेक्ट है वो है दिस कार, और जब हम यहां ब्रैकेट में देखते हैं तो पाते हैं वर्ब लिखी है वॉश। पेसिव जानने का बहुत आसान तरीका है कि दिया गया वाक्य का सब्जेक्ट जब वर्ब न कर पाए तो वह पेसिव होता है। जिस प्रकार से दिस कार वॉश अपने आप को वॉश नहीं कर सकती, कोई भी कार अपने आप को धो नहीं सकती, अर्थात यह वाक्य पेसिव का है। तो पेसिव के नियम के अनुसार हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो हम लोगों ने लिखा है वॉश्ड। अब यहां पर आगे जब हम बढ़ते हैं तो एक शब्द आया है डेली। डेली शब्द जो है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस को दर्शाता है। यह हमने इस करेक्ट फॉर्म द वर्ब के पहले एपिसोड के अंदर समझा था, जाना था। और प्रेजेंट सिंपल टेंस का जब हम पेसिव बनाएंगे तो उसमें उसे इज आर एम में बदला जाता है, और दिस कार क्योंकि एक वचन है इसलिए हम उसे उसके साथ में इज लगाते हैं। और देखिए वाक्य में नॉट भी है तो हम यहां पर नॉट का प्रयोग करेंगे। तो आंसर बनेगा दिस कार इज नॉट वॉश्ड इन द हाउस डेली। इसी प्रकार से देखिए दूसरा वाक्य क्या कहता है। दूसरे वाक्य में लिखा है द थीफ और ब्रैकेट में लिखा है अरेस्ट। अब इसी नियम के अनुसार कोई भी थीफ अपने आप को अरेस्ट नहीं कर सकता है। कोई भी थीफ, कोई भी चोर जो है वो अपने आप को अरेस्ट नहीं कर सकता है। तो हम जान गए कि यह सब्जेक्ट जो है वर्ब अपने आप नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब यह पेसिव है। पैसिव होने के नाते हम लोग इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ARRESTED, अरेस्टेड। और अब हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि हमारे वाक्य में एक कीवर्ड आया है लास्ट नाइट। लास्ट नाइट जो शब्द है वह पास्ट सिंपल को इंडिकेट करता है, और जब पास्ट सिंपल को हम पेसिव बनाते हैं तो हम हमेशा वाज वर का प्रयोग करेंगे और वह भी सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। यहां हमने देखा थीफ सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए हम लोग यहां पर was का यूज करेंगे। लिखा है द थीफ was अरेस्टेड लास्ट नाइट, चोर को पिछली रात गिरफ्तार कर लिया गया। तो हमने देखा कि कैसे हम इसको जान सकते हैं और कैसे हम इनको रिक्तस्थान को भरेंगे। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और अगले रूल के ऊपर हम लोग आते हैं। यहां पर अगला रूल जो है बताता है जब दो वाक्य एंड से जुड़े हों तो दोनों ही वाक्यों में समान टेंस का प्रयोग करेंगे। अब की बार जो कीवर्ड आया है वह है एंड। अब हमें इस बात का ध्यान रखना है कि यह एंड जो शब्द है यह दो वाक्यों को जोड़ रहा हो, न कि दो सब्जेक्ट को जोड़ रहा हो। हम देखते हैं वाक्य लिखा है ही केम इन एंड आस्क्ड मी टू हेल्प हिम। हमने देखा कीवर्ड आया है एंड, और एंड से पहले आप ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस के ऊपर फोकस करें तो आपको देखने को मिलता है केम शब्द आया है, और हम जानते हैं केम जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब एंड के बाद में भी हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग करना है। तो यहां पर दी गई वर्ब है आस्क और इसका सेकंड फॉर्म होगा आस्क्ड। तो इस प्रकार से हमारा वाक्य पूरा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दूसरे वाक्य में हम कैसे एंड का प्रयोग सीखेंगे। देखिए लिखा है दे आर लाफिंग एंड शी वीप बिटरली। इस वाक्य के अंदर सब्जेक्ट दोनों ही अलग अलग हैं, लेकिन कीवर्ड जो है वह एंड दिया गया है। और हम देखते हैं कि एंड से पहले टेंस से इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस
आईएनजी, अर्थात दूसरे वाक्य में भी हम सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर प्लस V1 प्लस आईएनजी लगाते हैं। तो हमने देखा हमारे वाक्य का सब्जेक्ट जो है इस बार सिंगुलर है, सिंगुलर होने के नाते हम इसके अंदर इज लगाएंगे और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ ही साथ आईएनजी का प्रयोग भी करेंगे। तो इस प्रकार हमने देखा कि दोनों ही वाक्य एंड से जुड़े हैं, दोनों ही वाक्यों में समान टेंस है, लेकिन सब्जेक्ट अलग होने के कारण से यहां पर हेल्पिंग वर्ब दोनों में अलग रखा गया है। देखिए अगला वाक्य हम देखते हैं, अगला रूल हम समझते हैं। अगले रूल में क्या लिखा है, यहां पर लिखा है, देखिए, यदि दिया गया वाक्य दैट से जुड़ा हो तो पहले वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे और दूसरे वाक्य में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम करेंगे। अब आप देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है वह पास्ट सिंपल है और हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वह पास्ट परफेक्ट टेंस को बताती है। यहां पर जो दैट है वह एक कनेक्टिव का कार्य कर रहा है, यानी कि दो वाक्यों को यह आपस में जोड़ रहा है। तो हम यहां देखते हैं रोहित सेड दैट, दैट हमारा कीवर्ड है और हमने देखा दैट से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई है। सैड जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो रूल बताता है, नियम बताता है कि हमें दूसरे वाक्य में यानी दैट के बाद वाले वाक्य के अंदर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो हमने लिखा यहां पर हैड प्लस वर्ब है विजिट, इसकी हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे। मैं इसे दोबारा लिखता हूं आपके लिए, विजिटेड। इस प्रकार से हमारा वाक्य बन गया, रोहित सेड दैट ही हैड विजिटेड द ताजमहल बिफोर। तो इस प्रकार से इस छोटे से एक रूल को याद रखकर हम बड़े ही आसान तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं हम एक और सेंटेंस क्या कहता है। यहां लिखा है, कीवर्ड हमें सबसे पहले देखना है दैट, आई नॉट से दैट यू हैड किल्ड अ स्नेक। अब हमने देखा कि हमारे वाक्य में जो रिक्त स्थान है, जो ब्लैंक है, वो दैट से पहले आया है। दैट के बाद ऑलरेडी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है, तो हम पहले वाक्य के ऊपर फोकस करते हैं। हम जानते हैं कि दैट से पहले पास्ट सिंपल टेंस दिया गया होता है। तो हम यहां पर पाते हैं कि अब की बार हमारे पास ब्रैकेट में नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जब भी वाक्य नॉट हो और पास्ट सिंपल हो तो हम हमेशा डिड लगाएंगे। डिड के साथ नॉट जो दे रखा है उसे बाहर निकालेंगे और साथ ही साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा आंसर बनेगा, आई डिड नॉट से दैट यू हैड किल्ड अ स्नेक। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूं, कभी कभी हमें एग्जाम में ऐसे वाक्य भी पूछे जाते हैं जो किसी रूल का, किसी नियम का अपवाद होते हैं। हम लोग इंग्लिश में उसे एक्सेप्शन कहते हैं। यहां पर ऐसा ही एक वाक्य हम लोग देखते हैं, समझते हैं। देखिए लिखा है, द टीचर टोल्ड दैट। यहां पर जो वाक्य है वह दैट से जुड़ा है। दैट से पहले पास्ट सिंपल टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई है, लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तो लिखा है, द अर्थ मूव अराउंड द सन। धरती सूर्य के चारों तरफ घूमती है। तो ये बात एक सार्वभौमिक सत्य है। यह कल भी घूम रही थी, आज भी घूम रही है और आने वाले समय में भी घूमती रहेगी। तो यहां पर आकर हम अब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें एक सार्वभौमिक सत्य अर्थात यूनिवर्सल ट्रुथ का प्रयोग किया गया है। और जैसा कि हमने पहले वीडियो में देखा था, जहां कहीं पर भी यूनिवर्सल ट्रुथ का प्रयोग किया जाता है वहां पर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और साधारण वाक्यों के साथ में एक वचन सब्जेक्ट होने पर एस या ईएस लगता है। तो यहां पर दिया गया है मूव और साथ में
एस का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि यहां अंत में 5 स्टार नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आपको इन रूल्स के साथ साथ में इस प्रकार के आने वाले अपवाद अर्थात एक्सेप्शंस का भी ध्यान रखना है, जिससे कि आप किसी प्रकार की गलती न करें। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि रूल नंबर 20 हमें क्या सिखा रहा है। देखिए, रूल नंबर 20 के अंदर भी हमें कुछ कीवर्ड्स दिए गए हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसके द्वारा हम बड़ी आसानी से इन एग्जाम्पल्स को, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने पाते हैं। लिखा है, यदि दिए गए वाक्य में एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, दोज डेज, दोज ईयर्स जैसे शब्द दिए गए हों, तो रिक्त स्थान में वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, यह है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है जहां पर वॉज वर का प्रयोग किया जाता है। और ये जो ऊपर शब्द लिखे हैं ये इसके कीवर्ड्स हैं। इन कीवर्ड्स के आने पर चाहे वाक्य इंटेरोगेटिव हो, WH हो, अफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो, हम वॉज वर का प्रयोग करते हैं। यहां हम देखते हैं कि जो सेंटेंस हमें मिला है उसके अंदर कीवर्ड आया है एट दैट टाइम, और एट दैट टाइम कीवर्ड आने पर वॉज वर का प्रयोग करेंगे। हम यहां देखते हैं कि क्या हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, लेकिन इस वाक्य में तो सब्जेक्ट ही नहीं है। जब हमारे वाक्य में सब्जेक्ट न हो तो हम हमेशा सिंगुलर यानी कि एक वचन की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो इसके अनुसार हम लिखेंगे वॉज, और साथ में वॉच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और साथ में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से बनेगा हु वॉज वॉचिंग। ये हमारा सही आंसर हो गया। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दूसरे वाले वाक्य में कीवर्ड आया है दोज डेज। दोज डेज के आने पर हम अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अनुसार वॉज या वर का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे, और हम देखते हैं सब्जेक्ट जो है हमारा वह प्लूरल यानी कि बहुवचन है, और बहुवचन होने पर हम वॉज या वर में से एक लगाएंगे। तो हम यहां पर वर लगाएंगे और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा यह वाक्य बन जाता है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि रूल नंबर 21 में क्या लिखा गया है। यहां पर देखिए, रूल नंबर 21 के अंदर लिखा है, जब दो वाक्य वैन से जुड़े हों तो पहले वाक्य में वॉज वर प्लस V1 प्लस आईएनजी लगाएंगे और दूसरे में वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ब्रैकेट में लिखा है डिड नॉट प्लस V1 का प्रयोग करेंगे। ये जो ब्रैकेट वाला है ये हम तब करेंगे जब हमारा वाक्य नेगेटिव हो जाता है, अन्यथा हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। तो यहां हम देखते हैं, लिखा है कोमल वॉज रीडिंग अ बुक व्हेन शी डैश ए स्नेक। तो हमने देखा व्हेन से पहले वॉज वर्ब दिया गया है, वॉज दिया गया है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दी गई है। तो अब हम दूसरे वाक्य पे फोकस करते हैं और देखते हैं कि दूसरा वाक्य जो है वह अफर्मेटिव है यानी साधारण है। तो हम नियम के अनुसार वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। तो सी की सेकंड फॉर्म जो होती है वह होती है सॉ। तो इस प्रकार से आंसर हमें मिल जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लिखा है दे सिंग अ सॉन्ग व्हेन ही डिड नॉट टीच देम। वापस से कीवर्ड दिया गया है व्हेन, और अब की बार जो ब्लैंक है वह पहले वाक्य में है। पहले वाक्य में आने पर हम पाते हैं कि सब्जेक्ट जो है वह प्लूरल है, और प्लूरल के साथ में हम वॉज या वर में से एक लगाएंगे तो आएगा वर। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग SING, और साथ में ही हम ING का प्रयोग ही करेंगे। तो आंसर बनेगा दे वर सिंगिंग अ सॉन्ग व्हेन ही डिड नॉट टीच देम। तो इस प्रकार से आपने देखा कि रूल नंबर 21 जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ साथ पास्ट सिंपल टेंस के कॉम्बिनेशन में था।
रूल नंबर 22 को हम देखते हैं और बढ़ते हैं। लिखा है जब इंपेरेटिव सेंटेंस के ठीक बाद दूसरा वाक्य दिया गया हो तो रिक्त स्थान में इज, आर, एम प्लस V1 प्लस ING का प्रयोग करेंगे। हमें ध्यान रखना है कि पहला वाक्य है इंपेरेटिव सेंटेंस हो और उसके ठीक बाद जो सेंटेंस होगा उसमें इज, आर, एम प्लस V1 प्लस ING लगाना है। इज, आर, एम प्लस V1 प्लस ING यह है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अध्ययन हमने पिछले एपिसोड में किया था। देखिए यहां लिखा है डोंट शाउट, पहला जो सेंटेंस है वह इंपेरेटिव है और उसके ठीक बाद वाले वाक्य में हमें इज, आर, एम में से एक लगाना है। इसको लगाने के लिए हम सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करते हैं और देखते हैं कि जो सब्जेक्ट है वह सिंगुलर है और सिंगुलर होने पर हम इज लगाएंगे और साथ ही साथ वर्ब जो दी गई है फर्स्ट फॉर्म स्लीप SLEEP के साथ में ING का प्रयोग भी करेंगे। तो इस प्रकार से बनेगा इज स्लीपिंग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर से दिया गया वाक्य जो है वह इंपेरेटिव है क्योंकि यह प्लीज से शुरू हो रखा है। हमने पहले एपिसोड में जाना था कि इंपेरेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं। दूसरा वाक्य ठीक प्लीज कंफर्ट हर, यह इंपेरेटिव है और दूसरा वाक्य शी नॉट फील वेल, तो हम दूसरे वाक्य में इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे और सब्जेक्ट को देखते हैं। सब्जेक्ट है शी यानी कि सिंगुलर और इस कारण से हम लोग यहां पर इज लगाएंगे, लेकिन वाक्य में नॉट है और नॉट होने के कारण से हम लोग यहां इसे तीसरे नंबर पर रखेंगे और फील फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का प्रयोग करेंगे। तो वाक्य बनेगा प्लीज कंफर्ट हर, शी इज नॉट फीलिंग वेल। तो देखा स्टूडेंट्स आपने कितने आसान तरीके से हम कुछ शब्दों का प्रयोग करके, कुछ शब्दों को याद करके, कुछ फॉर्मूलाज को याद करके आसान तरीके से इस टॉपिक को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये टॉपिक आपको बड़े ही आसान तरीके से समझ में आया होगा। आप अपनी राय कमेंट में लिखकर शो कर सकते हैं और एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके जैसे ही दूसरे और स्टूडेंट्स को भी यह टॉपिक समझने में आसानी होने पाए। थैंक यू।